2012 का पेपर है। तो मैं आपको बता, वहाँ 3 सेक्शन होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, है ना। उस समय पेपर फर्स्ट में उनका जो एप्टीट्यूड वाला है, जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, वो सेकंड और थर्ड का है। बॉटनी से मतलब लाइफ साइंस का है ना, लाइफ साइंस का है, बॉटनी नहीं। तो ये पेपर सेकंड है जिसमें 50 क्वेश्चन है ना। और जो थर्ड पेपर है आई थिंक उसमें 55 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये दोनों चीजें देखनी होंगी। चलो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा देता हूँ। वो पूछ रहा है पेपर क्वेश्चन, पहले में पूछ रहा है मींस हैप्लॉइड डीएनए फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट, पूछ रहा है किसके परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड डीएनए, जिससे हिप्लो वो हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए भी कहते हैं। ये विशेष के मतलब ये पढ़ा हुआ है पर उन्होंने घुमा दिया है, किसको बोलते हैं। हैप्लॉइड भी है और वो पूछ रहा है लेकिन हेटेरो डुप्लेक्स है। हेटेरो मतलब दो चीजों से बना हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जिसको आरडीएनए बोलते हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, एक डिजायर डीएनए लेते हैं और एक वेक्टर डीएनए, दोनों को जोड़ते हैं तो ये हेटेरो हुआ ना, होमो थोड़ी हुआ, है ना। अब डुप्लेक्स ये नाम दे दिया है, तो यहाँ राइट आंसर अपना सीधा सीधा यही आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आपको वो ग्रिफिथ वाला इफेक्ट का देखा ही था, है ना। जो एक डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया होते हैं, एक सिंपल वाले कैप्सुलेटेड एनकेफ्लो, इसका जेनेटिक मटेरियल इधर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा, ये देखा ट्रांसडक्शन में वायरस की प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, है ना। और एक वायरल जीनोम रहता है, ये यहाँ पर इंटीग्रल होता है ना। और डिलेशन में इसका इसका कोई मतलब नहीं है, वो है ना, डिलेशन से मतलब डिलीट होना होता है, तो यहाँ से कोई कनेक्शन है नहीं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से आणविक कक्षीय में सबसे अधिक एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से एक क्वेश्चन आता है, पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ये अपना ये आंसर है ना। और अगर कभी पूछा जाए सबसे लोएस्ट किसमें होती है, तो ये लोएस्ट के लिए है, सिग्मा स्टार 1s सबसे लोएस्ट। अपन 1s2 2s2 2p6 पढ़ते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि हाईएस्ट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी किस में रहती है, तो अपन ये लोएस्ट होती है। और बाकी की चीजें अपना आंसर ये मिल ही गया, ठीक है। नेक्स्ट, प्यूरिफाई डुप्लेक्स डीएनए molecules can't exist in which of the following। शुद्ध डुप्लेक्स डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाले निम्न में से किस रूप में नहीं रह सकता, वो पूछ रहा है कौन से रूप में नहीं रह सकता है। तो ये जनरली मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर और सुपैल कोई फॉर्म में नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये इस फॉर्म में नहीं पाया जा सकता। जैसे लिखा है लीनियर, अक्सर क्या होता है, जो डीएनए होते हैं लीनियर फॉर्म में ही रहते हैं, है ना, लीनियर डीएनए ही मिलते हैं सुपर कोइल का है। और अगर कभी ऐसा देखा जाए कि सर्कुलर, है ना, सर्कुलर और रिलैक्स्ड, तो ये जनरली सर्कुलर डीएनए भी अपन मिलते हैं, प्लाज्मिड के केस में अपन ने पढ़े होंगे, है ना। और ये सर्कुलर सुपर कोइल डीएनए की कॉम्पैक्ट पैकिंग के लिए रहता है ना। डीएनए की कॉम्पैक्ट पैकिंग में ये वाले देखे जा सकते हैं, सर्कुलर सुपर कॉइल्ड, पर लीनियर सुपर कॉइल्ड नहीं देखे जाते। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है। ये इसका फुल फॉर्म तो मैंने नहीं देखा है, पर यहाँ पर बता देते हैं, DEAE सेलुलोज तथा CM सेलुलोज रेजिन किस पृथक्कीकरण हेतु इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके पृथक्करण, DEA, DEA
सेलुलोज एंड सीएम सेलुलोज आर वाइडली यूज रेजिन सेपरेशन ऑफ। तो इसका वैसे आंसर जो मैंने देखा है, तो मैं आपको देखो यहाँ एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। लिपिड क्या होते हैं, ये फैटी एसिड हैं, है ना। और इनको मतलब इनको आइसोलेट करने के लिए हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, इनको मतलब किसी चीज़ के आइसोलेशन के लिए नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, ये ये इनके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी या अन्य टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और बचा अपने पास प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये अपने पास इसका आंसर ये आ रहा है कि जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इनमें क्या होते हैं, ये आयन एक्सचेंज रीजन होते हैं, है ना। रीजन्स पाए जाते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के चेंज के आधार पर, इन्हें अलग कर लेते हैं, ठीक है। और लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें देखो, इसमें न्यूक्लिक एसिड तो राइट हो जाएगा, पर इसके साथ लिपिड है तो अपना आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। ये फुल, तो इसका फुल फॉर्म तो वैसे छूट ही गई। ये रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये सबने पढ़ा होगा, बेसिक क्वेश्चन, है ना, ये सबने पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं, एसिड क्वेश्चन, ये एसिड स्टेन है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के लिए, है ना, स्टेन करने के लिए। और हीमेटोटॉक्सिन क्या होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईओसिन क्या होते हैं, काउंटर स्टेन के लिए, है ना, साइटोप्लाज्म को ये कैसे रंग देते हैं, पिंक कलर देते हैं। और ये काउंटर स्टेन में इस्तेमाल किए जाते हैं। बचा अपने पास बेसिल फिशन, ये क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन करवाते हैं, और बेसिक क्वेश्चन का उपयोग डीएनए के, डीएनए की जो प्रेजेंस है उसको चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आप क्वेश्चन बता सकते हैं, कोशिका का आधार निर्भर होता है, द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड ऑफ देयर, किसके आधार पर इसका, तो आपको पता है फंक्शन के आधार पर हम इसको, कोशिका का जो आधार है निर्भर करता है फंक्शन पे, कैसी काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे आधार, आधार लिखा है इन्होंने, क्यों नहीं, इधर आधार लिखा है, इधर आकार, आकार। क्योंकि देखो आप खुद देखो कि अगर फंक्शन करने के आधार पर ही देखते हैं, जैसे अपनी नर्व सेल है उसका लंबा होना, या फिर कोई ओवम सेल है तो उसके आकार पे बोल रहा है, निर्भर करता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, और उनका है भी फंक्शन। सिचुएशन, ये केवल स्थिति को दर्शाता है ना। मीडियम, बाहरी आवरण को दर्शाता है। साइज, उन्होंने कहा साइज इसका, इसकी आकृति का कारण नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर यही है, द शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू देयर, ये मुख्य रूप से फंक्शन से रिलेटेड करती है ना। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका हूँ कई बार, द नेम प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन, किसने दिया था प्रोटोप्लाज्म शब्द, पुरकिंजे, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से पुरकुंजे, है ना। और बहुत सरल है, कई बार ये सरकारी क्वेश्चन समझो, ये प्रसाद का इनसे कोई संबंध है नहीं। वन वॉल की बात करें तो इन्होंने प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म का विवरण, प्लांट सेल में प्रोटोप्लाज्म बताया था, है ना, उसका प्रोटोप्लाज्म के बारे में विवरण दिया था। क्वार्टी, क्वार्टी ने इस पे अन्य चीजों पे काम किया है, यहाँ तो नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनोइड, सुपर सोलेनोइड आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो सोलेनोइड से ही आप याद रख लें कि ये जनरली देखो, मसल से सोलेनोइड मॉडल कहाँ पढ़ते हैं अपन, क्रोमोसोम्स के केस में पढ़ते हैं, है ना, डीएनए के केस में पढ़ते हैं। तो अपना आंसर भी क्रोमेटिन फाइबर होता है, मतलब डीएनए से, बाकी के नर्व से, मसल से, इनसे तो कोई कनेक्शन है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन था डायरेक्ट, बस उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी टफ है, क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है, मोस्ट,
तो मैं आपको बता देता हूँ टीआरएनए। देखो अपन टीआरएनए बहुत कम समय के लिए, सबसे कम समय के लिए टीआरएनए ही स्टेबल रहता है, यानी ये अनस्टेबल है ना। एमआरएनए अनस्टेबल बहुत कम समय के लिए, और टीआरएनए का मतलब है कि वो एंटीकोडॉन या जो अपन देखते हैं यहाँ पर एंटीकोडॉन बोलते हैं, और ये एमाइनो एसिड को लाने का काम करता है ना। और आरएनए ये सबसे अधिक मात्रा में भी पाए 80%, सबसे ज्यादा 80% रहता है, और सबसे ज्यादा स्थिर भी है। एसएनआरएनए स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग उसमें मतलब इम्पोर्टेंस निभा वो करता है ना। तो अपना राइट आंसर आरआरएनए हो जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे दोनों फैक्टर एक्चुअल में, है ना। जो भी इसका आंसर आएगा दोनों फैक्टर आपको याद करने पड़ेंगे। राइबोसोम्स engaged in protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes are dissociate into two subunit with the help of, बोल रहा है किसी किसकी सहायता से प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण में जो संलग्न या थर्ड जुड़े वाला। हुए राइबोसोम्स होते हैं, इनकी इकाई में पृथक्करण होता है, ये पूछ रहे हैं। EIF43 है वाला। सीधा सीधा ये वाला आंसर है, आपको याद करना पड़ेगा ये क्या होते हैं। IF3 और एफ ये क्या करते हैं, सब यूनिट को अलग रखने में मदद करते हैं ताकि नया प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो सके, है ना। और अगर हम इसकी बात करेंगे ये वाले, और जो सेकंड नंबर पे दिया है, सेकंड पे दिया है यहाँ पर, टीआरएनए को लाने का काम करते हैं, एक एमआरएनए का काम करते हैं, और एक ये लास्ट वाले का कोई ऐसा रोल नहीं बताया है ना। सर ये 3 एफ वाले का क्या है? इस वाले का, हाँ। ये एम ये क्या यहाँ पर लिखा है कि जो ये क्या करते हैं, इसमें जो फोर वाला है जनरली ये क्या काम करता है, एमआरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, एमआरएनए रिकॉग्नाइज करता है ये, है ना। F4 का काम है EIF4, इसका काम है एमआरएनए रिकॉग्निशन, है ना। एमआरएनए रिकॉग्निशन का काम करता है। अगर हम इसकी बात क्या है, तो ये मुख्य रूप से क्या करता है, टीआरएनए को लाने का काम करता है ना। टीआरएनए को लाने में मदद करता है, कार्य नहीं, मदद करेगा, मदद करता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कोई दिया नहीं है, तो अपन को याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, ये इनमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, राजस्थान से आ जाता है हर साल में कोई ना कोई। इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगिन अंटिल, बोल रहा है यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन प्रारंभ नहीं होता जब तक कि, कब तक नहीं होता आपको पता होगा तो। यूकैरियोटिक की बात हो रही है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले केंद्रक में क्या होता है, यहाँ से अगर देखो आपको अगर आइडिया है तो मैं देखो एक एक करके बोल रहे हैं, यहाँ बता देते हैं। दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड पूर्णतः क्या रहता है, डीएनए का पूरी तरह अलग होना ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होता है, स्टार्टिंग में नहीं हो। तो अपन पूर्णतः अलग कब नहीं होंगे, स्टार्टिंग में नहीं हो सकते हैं, कि अनेक जो ट्रांसक्रिप्शन बंधे रहते हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए कई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं प्रमोटर साइट पे जुड़ते हैं, है ना। होगी तब तक प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। फिर आंसर है, फिर हम बता देते हैं। एमआरएनए एमआरएनए V1 यहाँ पर दिया है, कैप अलग नहीं हो जाते। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 5' कैपिंग होती है ना, 5' कैपिंग होती है एमआरएनए के संरक्षण के लिए, शुरुआत के लिए इससे हटाया नहीं जाता है पहली बात तो, है ना। और ये अलग नहीं हो जाते। नेक्स्ट है, ये संपदा क्या है,
द इंट्रॉन्स आर रिमूवल फ्रॉम द टेम्पलेट्स। वो पूछ रहा है कि इंट्रॉन्स रिमूवल, और इंट्रॉन्स रिमूवल कब होते हैं? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है। क्या है? स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है ये। अगर इंट्रॉन्स हटते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स दो भाग रहते हैं, तो यहाँ पर जो इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग कहलाता है। और ये कब होता है? ट्रांसलेशन, वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद की प्रोसेस है। जब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो के आ जाता है तो सबसे पहले कैपिंग होती है यहाँ पर, है ना, और टेल बनता है, स्प्लाइसिंग होती है, बाद की चीजें हैं ये, है ना। सबसे पहले ये होता है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। बोल रहा है कौन सा भाग अनुवादन होता है, में सीधे सम्मिलित नहीं होता है। तो आप बताओ। ट्रांसक्रिप्ट, देखो दो चीजें होती हैं, एक ट्रांसलेशन होता है और एक ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। तो अगर अपन इसकी बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन में और ट्रांसक्रिप्शन में क्या, आपको आइडिया है क्या कुछ? डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, आप बताओ में से। देखो tRNA। आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो फिर सीधा सीधा ही है, तो ये भी भाग ले रहा है ना। राइबोसोम्स तो प्रोटीन सिंथेसिस करवाते ही हैं। टीआरएनए तो एमाइनो एसिड को लाने का ही काम करते हैं ट्रांसलेशन के दौरान, है ना। ये भी है, तो डीएनए कैसे हो जाएंगे? डीएनए से तो पहले आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। ट्रांसलेशन होना मतलब प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसक्रिप्शन होना मतलब, उस केस में अभी आपको बताया था डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो ये अपना राइट आंसर ये है। मतलब ये सारी प्रोसेस होगी, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं लेता है। इनडायरेक्ट तरीके की बात की अलग से, वो पूरी में पढ़। which of the following is the first to break the proper sequence? निम्न में से सबसे पहले नियमित श्रृंखला को तोड़ रहा है। तो यहाँ पर दर होते हैं, ये भी स्टिमुलेशन का काम करते हैं आई थिंक। और स्टिमुलेट करने वाला फर्स्ट ऑर्गन बोला जाता है रिसेप्टर। तो ये नहीं, अगर कोई कंटिन्यूटी बना रहा है, स्टिमुलेशन कर रहा है, तो इस केस में तो ये ब्रेक नहीं हुआ प्रॉपर सीक्वेंस, तो ये नहीं है। और अगर हम इसकी बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की, ये भी सिग्नल्स भेजने का काम करते हैं। यहाँ पर अगर सेंस, ये भी क्या करते हैं, मतलब सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं। सिनेप्स में क्या होता है कि दो जब तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं, है ना, तो यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है, जिसके कारण इनमें जो इम्पल्स है, इसका नर्व इम्पल्स है, वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना। तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा ये वाला। मुझे जूलॉजी नहीं आती मैडम, पर हाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ सारी सारी चीजें जो पेपर मैंने बनाया। क्लियर हुआ? पकावली मैडम। जूलॉजी तो हमको भी नहीं आ रही है। नहीं नहीं मैडम, आ रही है। आपको अच्छा लग रहा होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। सारी चीजें सॉल्व होंगी, मैं पक्का कहूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो भी स्टेट का पेपर उठाओ, जहाँ का भी, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन कॉमन मिलते हैं, और वही रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज। वो पूछ रहा है जीवों के मध्य रासायनिक संकेत एक दूसरे को किसके उससे भेजते हैं, ऐसा पूछ रहा है ना। जीवों के केमिकल सिग्नलिंग का उद्देश्य है, या ऐसा अपन बोल सकते हैं, क्या उद्देश्य है? तो सीधा सीधा है, जानकारी को या कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। केमिकल सिग्नलिंग में सीधी सीधी कंट्रोल करने से मतलब नहीं है, सिग्नलिंग की बात ही हो रही है कि एक सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा तो दूसरा दूसरा सिग्नल उसको दे रहा होगा, है ना, कम्युनिकेट कर रहा है एक तरीके से, है ना। मारने के लिए है नहीं, सुरक्षा के लिए है नहीं, ये तो ऑप्शन लगे ही नहीं रहे कहीं से कहीं तक, तो आप ऐसे भी लगा सकते, तो कॉमन सेंस लगा के। नेक्स्ट है which type of phyllotaxy is present in case of grass। एकदम नया क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, और आप बताएं।
ये इसको बोलते हैं डिस्टिकस या द्विपंक्तिक, है ना। बोलो। ये है किसमें, घास के केस में इन्होंने। देखो ये कैसा लग रहा है सूट, ये सूट कैसा लग मैम रहा है? माइक माइक ऑफ करो हाँ ना मैम। नहीं, वो तो लेडीज जाएगी इसके नीचे, मैम तब माइक पहन ऑफ करो ना। सकती हूँ मैं। मुसलमान, मैम मुसलमान के साथ। हाँ जी सर। माइक ऑफ करो ना। आपकी आवाज आ रही हाँ है। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना। इसमें जो ग्रास होती है इनमें से जो फिल्डोटैक्सी का टाइप है द्विपंक्तिक या डिस्टिकस बोलते हैं, है ना। ये देख लेंगे, रटने वाला क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एंटीराइनम मेजुस का कौन सा म्यूटेंट एराबिडोप्सिस के एजी म्यूटेंट के समान है, ऐसा पूछ रहा है। ये पूरे क्वेश्चन का यही मतलब है। एंटीराइनम में जीन का कौन सा म्यूटेंट एराडोप्सिस एगामस बोलते हैं ना इसको, म्यूटेंट के समान होता है, जो उसके तीसरे और चौथे चक्र को प्रभावित करता है ना। तो अगर आपने एबीसी मॉडल पढ़ा है ना, तो उस केस में आपको ये मिलते हैं, पिस्टिलाटा एगामस, है ना, और ये सारी चीजें मिलती हैं। तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ पहले से, कौन सा म्यूटेंट एराबिडोप्सिस के एगमस म्यूटेंट के समान होता है ना। बोल रहा है इसके समान होता है ना। तो ये प्लेना होता है, ये समान होता है, प्लेना पीएलई। और ये क्या करता है, म्यूटेंट के तीसरे और चौथे चक्र को प्रभावित करता है, जैसे जो एराबिडोप्सिस के केस में एगामस जो होता है ना, एगामस होता है, वो वैसे तरीके से यहाँ पर जो प्लेना प्ली होता है, ये बिल्कुल तीसरे और चौथे चक्र को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ग्लोबोसा क्या है, ये दूसरे और तीसरे चक्र को प्रभावित करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ये दूसरे और तीसरे। ये किस केस में बात हो रही है, एराविडोप्सिस के केस में, नहीं, एंटीरायनम में जीन का कौन सा म्यूटेंट एराविडोप्सिस के इसी के समान है, तो ये एंटीरायनम की बात हो रही है ना। दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे बिल्कुल, सेट के लेवल, सेट क्या अच्छे लेवल का है। और डिफिशेंस क्या करता है, ये भी पुष्प के मतलब ऐसा पुष्प पुष्प के उससे रिलेटेड है ना। और ये क्या करते हैं, सेपल सेपलॉइडिया होता है एक्चुअल में, ये क्या करते हैं, सेपल्स बनाते हैं, है ना, उसके इस रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस ऑफ मेमल्सिस, उद्विकास के आधार पर स्तनियों की एक्सिस का ओडोंटोइड प्रोसेस है। ये क्या है, ओडोंटोइड प्रोसेस है। देखो इसको मैं सरल सी भाषा में पढ़ देता हूँ। वो बोल रहा है, स्तनधारियों में एक एक्सिस कशेरुक जो होते हैं या वाइब्रेट होते हैं, इसमें ओडोंटोइड प्रोसेस का विकास के आधार पर क्या है, ये ऐसा पूछ रहा है ना। फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप समझ लो। स्तनधारियों में जो होती है वर्टिब्रेट्स का ओडोंटोइड जो प्रोसेस है, विकास के आधार पर क्या है, ऐसा पूछ रहा है इनमें से सब में से। तो रिप्स एक्चुअल में क्या होती हैं जो पूछ, तो रिप्स का संबंध पसलियों से, इसका संबंध मतलब ये पूछ रहा है। देखो जो ये है ना, इसका संबंध पसलियों से नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और न्यूरल स्पाइन ऑफ एटलस, ये ऊपरी हिस्सा होता है, इससे भी नहीं है ना। और एक्सिस, ये एक्सिस का मुख्य शरीर है अपना, है ना। तो बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, सेंट्रम एटलस का कशेरुका, है ना। नली रहता है एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट के दौरान एटलस का जो सेंट्रम होता है अलग होकर एक्सिस से जुड़ जाता है और ओडोंटॉइड प्रोसेस बनाता है ना, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ये अपना आंसर, ये भी अच्छा है पर बड़ा क्वेश्चन है, छोटे में ही पूछ दिया है। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और टीलोलेसिथल एग, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। टीलोलेसिथल अंडों के बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? तो आप में से अगर किसी को आइडिया है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या रहता है, इसमें यॉक की बहुत अधिक मात्रा होती है ना, यॉक मोर, है ना। और क्या रहता है, वेजाइटल पोल केंद्र पे रहते हैं। तो यही आंसर हो गया अपना। और ये क्या है, बाकी के क्वेश्चन में क्या है, यॉक एट एनिमल पोल, यहाँ पर आमतौर पे नहीं, ये भी नहीं है। स्मॉल साइज, ये अंडे के पीतक के कारण बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। लिटिल यॉक, इसमें यॉक की मात्रा बहुत अधिक होती है ना, ये उल्टा लिखा है, उल्टे लिखे हैं। ध्रुव की ओर नहीं, साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पर। तो अपना आंसर ये आ जाता है। ये पूरा एकदम पोजिट, देखो ये जो क्वेश्चन है इन्होंने डिलीट कर दिया है ना। तो अगर CAM प्लांट देखते हैं तो उसमें अपन पढ़ते भी हैं रेस्पायरेशन कोशेंट 0 होता है ना। पर इन्होंने क्यों डिलीट करा है मेरे को आइडिया नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, निम्न में से EMP जिसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, है ना, तथा क्रेब्स के बीच की कनेक्टिव लिंक कौन सी है ना। कनेक्टिव लिंक कोई भी बताए आप में से, मैंने पढ़ाया है आपको। एसिटिलाइक कोएंजाइम है। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा आंसर था और आपने पढ़ा। पायरुविक एसिड, ये तो जस्ट ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनता है ना। ग्लाइकोलिसिस के लास्ट स्टेज में पायरुविक एसिड, फास्फो इनोल पायरुविक एसिड PEP यहाँ नहीं बनता है ना। PEP कहाँ पर, ये ग्लाइकोलिसिस का मध्यवर्ती नहीं, नहीं ये नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। अच्छा, ये ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, यहाँ तो नहीं है। राइबुलोज बाईफास्फेट, ये अपन को केल्विन साइकिल में मिलता है, बिसफॉस्फेट भी लिखा रहता है। पुरानी लैंग्वेज है, बहुत पुरानी, इसलिए ऐसा लिखा है इसमें। ये भी आप बता सकते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा। कैरोटीनॉइड्स आर टाइप ऑफ, कैरोटीनॉइड निम्न में से किसका प्रकार है, टर्पीन्स, ग्लाइकोलिपिड, फास्फोलिपिड या प्रोटीन। देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटीन तो प्रोटीन ये, का है क्या ये? प्रोटीन नहीं। गाजर वाला, कैरेट वाला। हाँ, ये देखो ये एमाइनो एसिड होते हैं, तो ये तो एमाइनो एसिड की श्रृंखला है, ये तो है नहीं। फास्फोलिपिड में क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस होते हैं, ये भी नहीं बच आंसर हुआ। जब ये नहीं है तो बचा अपने पास एक टर्पिनोइड है ना। कैरोटीनॉइड्स टर्पिनोइड्स होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सर ये निम्न में से कैरेटिनाइड कौन है सा क्या? हार्मोन, पिगमेंट है मैडम एक्चुअल में, ऑर्गेनिक सर पिगमेंट है वो जो टर्पिनोइड्स श्रेणी में आते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ऑर्गेनिक पिगमेंट बोले जाते हैं इनको। और ये क्या है, जो टर्पिनोइड्स होते हैं ये आइसोप्रिनोइड एक यूनिट्स रहती हैं और उसी श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड है ना टर्पिनोइड्स। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज नॉन एज स्ट्रेस हार्मोन, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और आप में से अगर बता सकते हैं तो बढ़िया है, कोई भी बताए स्ट्रेस एब्सिसिक हार्मोन। एसिड सर। हाँ वेरी गुड, किरण ने बता दिया एकदम से, बहुत सही। जिब्रेलिक एसिड क्या होते हैं आपको पता होगा, ये सीड जर्मिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्लस हाइट बढ़ाने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और है ना, और अगर हम इसकी बात करें क्या बोलते हैं काइनेटिन की, है ना, काइनेटिन क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन कर सकते हैं, है ना, सेल डिवीजन कर सकते हैं। ऑक्सिन का काम क्या है, एलोंगेशन करवाना होता है। बचा अपने पास ये, तो यही राइट आंसर है। कई सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ा दिए। ये भी क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट अनस्ट्रेट स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ,
किस में मिलती है? अरेखित लंबी चिकनी पेशियां पाई जाती हैं किस में? तो इसका आंसर नहीं पता हो तो देखो मैं बता देता हूँ। ये बाहर तो से इसमें जोड़ना है। एरेक्टर पिलाई पेशियां मूव। अपना माइक ऑफ करो ना। हाँ, अरेखित लंबी अरेखित चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका जो यहाँ पर मैंने आपको बताया जस्ट, स्किन में एरेटर है ना, ये पेशियां पाई जाती हैं। और जो, हाँ, यहाँ पर सर है यूट्रस विथ एम्ब्रियो के साथ में सबसे लंबी पेशियां जाती हैं। स्पर्म डक्ट यहाँ की पेशियां बहुत आकार में छोटी होती हैं, है ना। स्टमक में यहाँ पर जो पेशियां या मसल्स रहती हैं ले होती हैं, पर लंबी लंबी नहीं होती। तो अपना बच्चा एक ही ऑप्शन ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज सप्लाई टू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय, की दीवारों को रक्त पहुंचाया जाता है। ये तो आप में से अगर जानते हैं कोई तो बताओ। ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं है पर मैं आपको समझा दूंगा। देखो, जो कोरोइड प्लेक्सस होता है, ये क्या होता है? मस्तिष्क में CSF है। आप पढ़ लेना क्या है ये। CSF होता है। पॉन्स मस्तिष्क का एक हिस्सा है, यानी ब्रेन का एक पार्ट है। क्रूरा श्रीवाई है ना, क्रूरा श्रीवाई। तो ये क्या होता? ये ब्रेन का मिडिल पार्ट है। क्या है ये? मिडिल मिडिल पार्ट है। बच्चा अपने पास रक्त पहुंचाने की बात हो रही है तो एक बच्चा यही है। वासा वेसोरम है ना, वासा वेसोरम क्या करता है? ब्लड इज सप्लाई टू द बॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, है ना, रक्त पहुंचाया जाता है वाहिनियों की दीवार को इसके द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और लोकस्ट स्वार्म फ्लाई या टिड्डी दल की लंबी उड़ान का उत्प्रेरक किसको माना गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा। वैसे इसका आंसर लिया गया है यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर से लिया गया है। और डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वह अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका स्त्रावण सीधे तौर पर कोशिका श्वसन दर पर प्रभाव डालता है ना। सॉरी। तो ये होता है थायराइड। थायराइड होता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है जो बीएमआर और जो सेल की रेस्पिरेशन रेट है इसको कंट्रोल करते हैं, है ना। बीएमआर और किसको? सेल की रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं? सेलुलर बोल सकते, सेलुलर रेस्पिरेशन रेट को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। थाइमस क्या करता है? ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है ना, है तो आप याद रखेंगे। और एडिनल कॉर्टेक्स क्या है? ये मेटाबो साल्ट है ना, ये किससे रिलेटेड है? मेटाबॉलिज्म एंड साल्ट कंट्रोल से, है ना, और बैलेंस और कंट्रोल से, है ना। बचा अपने पास पेंक्रियाज, ये इंसुलिन के माध्यम से ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है ना। इंसुलिन के माध्यम से क्या करता है? ब्लड को, ब्लड की शुगर को कंट्रोल करता है। तो अपना ये हो जाता है, राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है, एमेलोजेनेसिस इज प्रोसेस प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ। सीधी सीधी बात है, देखो, स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब ये है नहीं। अंडाणु का निर्माण आपको पता होगा oogenesis से होता है ना। और केराटिन आपने देखा होगा त्वचा की और बालों की प्रोटीन है, मतलब ये तीन आंसर नहीं तो डेफिनेटली यही है। एनामिल बनता है एमेलोजेनेसिस के द्वारा बनता है। तो अपना राइट आंसर सीधा सीधा दांतों के जो बाहरी कठोर भाग का हिस्सा होता है जिसको एनामल कहते हैं,
इसके बनने की प्रोसेस को ही हम अमेलोजेनेसिस कहते हैं। एकदम अलग क्वेश्चन था, पर हाँ एलिमिनेट कर सकते थे। अगर बालक के पीयूष ग्रंथि के अग्रवाली से अतिश्रवण, मतलब देखते हैं इसमें क्या। अच्छा, मैं मेरे तरीके से क्वेश्चन बताता हूँ। वो पूछ रहा है, यदि एंटीरियर लोब है ना, यदि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से अतिस्राव हो, है ना, तो बालक किसका शिकार होगा, ऐसा पूछ रहा है ना। इन्होंने ऐसा बोल दिया, अग्रवाली मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, है ना, जो ग्लैंड्स होती है, उससे ज्यादा स्त्राव होने लग जाए तो क्या होगा। तो तो इसमें एक क्या हो जाएगा, अधिक तेजी से वृद्धि के कारण अतिकायता आ जाएगी, है ना। अतिकायता आ जाएगी मतलब सीधी सीधी बात है, बचपन में ग्रोथ हार्मोन्स के अधिक स्त्राव से लंबाई अधिक बढ़ जाएगी, है ना, ये चीजें हो जाएंगी। रतौंधी का देखो आपको पता है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये विटामिन ए से रिलेटेड है ना। मैचुरेशन लेट, इसमें अन्य हार्मोन इनबैलेंस के कारण होते हैं, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। मानसिक विमंदता एवं कमजोरी या डल मेंटल एंड वीक, ये इससे जनरली ये हो सकता है, मुख्य रूप से थायराइड की कमी से जुड़ा हुआ है ना, थायराइड की कमी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मैं अपने तरीके से पढ़ देता हूँ, इसमें जैसी भाषा लिखी है। कायमेरा प्लास्टी वह तकनीकी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं। मीरा प्लास्टी है ना, तकनीकी जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं या क्या देख सकते हैं, है ना, देखा जा सकता है, ऐसा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो लिखा है, स्पेसिफिक जीन एंड कॉस्टिनी मैचुरेशन विथ हाई, ये ये तकनीकी जो होती है ये विशिष्ट जीनों के लिए होती है ना, विशिष्ट जीनों के लिए होती है, इसके लिए नहीं है। और नेक्स्ट अपने पास है, ये जो टेक्निक है विशिष्ट जीन और उसके द्वारा होने वाले सूक्ष्म अपरिवर्तन सटीक से हम जो अपन बोल रहे हैं कायमेरा प्लास्टी के द्वारा हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, बहुत सटीकता के साथ विशिष्ट जीन में हम छोटे से परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज कर म्यूटेशन तरीके के हम इसमें कर सकते हैं, और हम उसको सुधार भी सकते हैं, है ना, इस प्रोसेस के द्वारा। जैसे अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं पढ़ते, वैसे तरीके से ये कायमेरा प्लास्टी भी प्रोसेस है, जिसमें हम माइनर कंडीशन में हम म्यूटेंट भी कराते हैं और तेजी के साथ इसमें हम चेंज भी कर लेते हैं, है ना। हाई म्यूटेशन परिवर्तन के लिए होता है ना, बड़ी परिवर्तन ये नहीं है ना, बाकी की चीजें नहीं है। तो अपना राइट आंसर ये है। कुछ क्वेश्चन हैं थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे। इन ड्रोसोफिला कर्ल विंग, यानी ड्रोसोफिला के मुड़े पंख, जो कि एक प्रमुख म्यूटेंट हैं, के डोमिनेंट म्यूटेशन के कारण होते हैं, किस गुणसूत्र में होते हैं, वो किस गुणसूत्र में पाए जाते हैं, याद रखना पड़ेगा। फोर्थ क्या होता है, बहुत सबसे छोटा गुणसूत्र है ना, किसके केस में, ड्रोसोफिला, बहुत छोटा, बहुत छोटा क्रोमोसोम्स है। थर्ड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें अन्य प्रकार के म्यूटेशन पाए जाते हैं, म्यूटेशंस, है ना, मुड़े हुए पंख के केस से नहीं है। हाँ, अपना जो सेकंड होता है, इसमें ड्रोसोफिला के कर्ली विंग होते हैं, इनका म्यूटेशन दूसरे सेकंड क्रोमोसोम्स पर होता है ना। अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट, ये क्रोमोसोम्स एक्स है, पहला क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, याद रखें, और जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा दिया है आप। जेनेटिक मटेरियल इन रिट्रोवायरस, रिट्रोवायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। मैंने बताया था, वैसे एनिमल के केस में डीएनए होता है, लेकिन रिट्रोवायरस के केस में आपको बताया था आरएनए होता है, आरएनए। आरएनए होता है।
और डीएनए क्या है, वैसे ज्यादातर डीएनए क्या होता है एनिमल के केस में होता है, लेकिन रिट्रोवायरस के केस में यहाँ उल्टा है। डीएनए आरएनए ऐसा एक साथ तो अपन बहुत कम केस में देखते ही नहीं है ना, ऐसा है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, निम्न में से कौन सा एलोपोलिप्लॉइड सिंथेसाइड एलोपोलिप्लॉइड्स प्लांट नहीं है ना। तो आप में से देखो, टिट्टिकम ये पॉलीप्लॉइड्स का उदाहरण है, टिट्टिकम। ठीक है, तो ये अपना आंसर हुआ नहीं। गॉसिपियम हिस्यूटम एक्चुअल में क्या है, ये भी एक प्लॉइड्स है, पर है तो एलोप्लॉइड का ही उदाहरण, नेचुरल एलोप्लॉइड्स है तो भी नहीं, भले ही सिंथेसाइड नहीं हो कि एलोप्लॉइड नहीं होना चाहिए इसमें से। अगर पहले अपन नॉर्मल केस में नहीं हो तो लगा देते, और जब अपन को मिल रहा है साइनोडोन डेक्टानोन दुब घास है, लेकिन ये क्या है, नहीं सॉरी साइनोडोन डेक्टालोन, ये जनरली सिंथेसाइड एलोप्लॉइड नहीं माना जाता बिल्कुल, और बाकी के केस में अपन देख सकते हैं, है ना। तो इसमें भी नेचुरल मिल जाती है, इसमें भी मिल जाती है, इसमें सिंथेटिक टाइप की मिल जाती है ना। पॉलीप्लॉइड ही देखने, हेक्सा पॉलीप्लॉइड, लेकिन इस केस में नहीं माना जाता है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता रहता है ना, कि सिम्पाल नेशनल पार्क कहाँ है। सिमलिपल, सिमलिपल सॉरी, सिमलिपल नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये सिमलिपल नेशनल पार्क जनरली ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, और मयूरभंज जिले में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है ना। तो ये वेस्ट बंगाल में अपन ने सुना होगा सुंदरवन के लिए फेमस है ना, सुंदरवन के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ का इससे कोई कनेक्शन नहीं है ना। बिहार में, बिहार में एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क भी स्थित है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास, ये अपन वेदांत गुल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, आप चाहो तो इसको याद रख सकते हैं। में है, भले ही राजस्थान का पेपर है, पर उन्होंने जानबूझ के नहीं पूछा है ना। वेदांत कुल पक्षी अभ्यारण्य पूछा जा सकता है, अपने वाले में भी कभी पूछ सकते हैं। भोपाल में वन विहार है ना, भोपाल में वन विहार है। भरतपुर में मैंने पढ़ा तोला देवी पक्षी अभ्यारण्य है ना। दिल्ली में ओखला पक्षी अभ्यारण्य है ना, दिल्ली में ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। लेकिन वेदांत गल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु के पास, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है, जो भारत के सबसे पुराने पक्षी विहारों में से एक है ना। भारत के सबसे पुराने पक्षी विहारों में से एक माना जाता है ना? ये भी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि साइबरनेटिक सिस्टम क्या होता है। आप में से पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। ये बोल रहा है नॉन रेगुलेटरी सिस्टम, जो खुद को कंट्रोल ना कर सके उसको नॉन रेगुलेटरी बोलते हैं। तो इसका इससे कोई कनेक्शन है नहीं। हाँ, यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ इसका आंसर है फीडबैक सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है ना, जो फीडबैक के माध्यम से अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखता है, इसका मतलब ये है पूरा। आउटसाइड फैक्टर, ये इसका भी कोई कनेक्शन नहीं, ये नहीं है, अपना आंसर ही है। पता नहीं कहाँ से आया ये क्वेश्चन, मुझे भी आइडिया नहीं है इसका। तो देखो बर्ड इतना और बड़ा, कुछ पक्षी जाते हैं साइबर नेशन में, ये वहां से आया है। कुछ पक्षी अपने आप को अपने, साइबरनेटिक सिस्टम। हाँ साइबर नेशन में जाते हैं वो पक्षी और कुछ जंतु, जो कि अपने आप को अंदर कर लेते हैं कुछ समय के लिए ताकि वो रीजनरेट कर सके। हाँ, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास, पोटेंशियल नेटिलिटी एक इकाई के रूप में किससे संबंधित है। ये इतना सब लिखा है, इसका मतलब यही है ना, जो मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल नेटिलिटी एक इकाई के रूप में किससे संबंधित है ना। तो देखो, एरिया जनरली डेंसिटी से रिलेटेड हो सकती है ना, और
जीवन की अवधि में, ये पूरे जीवन काल को दर्शाता है। पीरियड ऑफ सर्वाइवल, ये जीवित रहने की अवधि को दर्शाता है। नेटिलिटी संदर्भित करता है अधिकतम संख्या किसी जीव को पैदा किए जाते हैं एक माता पिता जीवों के द्वारा। एक देखो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इसको बना लिया है। तो पीरियड ऑफ टाइम से मतलब ये है कि पोटेंशियल नेटिलिटी का ताप मतलब ये है कि अधिकतम जीवों की संख्या से है जो एक माता पिता द्वारा एक निश्चित समयावधि में अगर उनको उत्पन्न किए जाते हैं, जिसको इन्होंने क्या बताया है, पोटेंशियल नेटिलिटी कहा है ना। नेटिलिटी मतलब जन्म दर, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर। तो जन्म दर से मतलब है माता पिता द्वारा एक कितने समय में कितनी संतानें उत्पन्न की गई, उनसे मतलब है। तो ये समय अवधि में जो संततियां उत्पन्न हुई उनसे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर क्वेश्चन अपन देखें तो ऐसा भयंकर घुमाया है, अपन समझ भी नहीं पाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा एवं ओमेगा वर्गों की पदों का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है ना। टेक्सोनॉमी में पढ़ाया था, ये किससे रिलेटेड है। ये एक्चुअल में टर्ल ने दिया था, है ना। ये ट्यूरिल जो लिखा होता है टर्ल ने दिया था। इन्हीं अल्फा और ओमेगा टेक्सोनॉमी शब्दों का, है ना, इस टेक्सोनॉमी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। तख्ताजन ने क्या दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। कार्ल मेज सेरोलॉजिकल टेक्सोनॉमी दी है ना, सेरोलॉजिकल टेक्सो। और बेंथम होकर ने अपन ने पढ़ाई है, इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो अपना आंसर, कुछ क्वेश्चन टफ है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। पूछ रहा है बायोसिनोसिस, बायोसिनोसिस क्या है, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वो ऐसा पूछ रहा है। तो देखो, एजी टेस्लेन, देखो ओडम को हम क्या बोलते हैं, ओडम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, है ना, आधुनिक इकोलॉजी का जनक। तो इन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको आराम से कट कर सकते हैं। एजी टेस्ले ने अपन ने देखा इकोसिस्टम शब्द दिया था, मतलब ये भी नहीं है। अच्छा, ये अपन ने पढ़ा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूँ, इनका सॉइल साइंस से रिलेशन है ना, सॉइल साइंस। बचा अपने पास कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस ने 1877 में, है ना, एक समुदाय में रहने वाले जीवों की अंतःक्रिया को दर्शाने के लिए इन्होंने शब्द दिया था बायोकोइनोसिस, या फिर अपन इसको जैसे बायोसिनोसिस या कोइनोसिस जो भी पढ़े, है ना, शब्द दिया था। ठीक है, अपन पढ़े, सिंपल था थोड़ा सा। ये भी क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूँ, पर देखेंगे तो, एक मिनट। वो पूछ, देखो सीधा सीधा मैं सरल से पढ़ देता हूँ इसका इतना। जब दो जनसंख्याओं को सहचार के मतलब एक साथ रहने से लाभ हो लेकिन अनिवार्य ना हो, तब हम उसको क्या कहते हैं, ऐसी अन्योन्य क्रियाएं जब दो समष्टियां सहचार के रूप में, या वो बोल रहे हैं सहचार को बोलेंगे एसोसिएशन के साथ, है ना, एसोसिएशन के साथ लाभान्वित होती हैं, परंतु संबंध अविकल्पी नहीं होते, तब हम इसको क्या कहते हैं। सहभोजिता। इसको हम बोलते हैं प्रोटो कॉपरेशन। देखो, एमोन्सिलिज में एक को हानि होती है और दूसरे को कुछ भी नहीं, लाभ होता है ना कुछ भी, है ना। कॉमनसिलिज में एक को लाभ होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। इसमें दूसरे को हानि हो रही है, और एक को हानि हो रही, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, ऐसा है। एक नहीं हो रहा और प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन एक को हानि हो रही है। इसमें एक को लाभ हो रहा है, एक को कोई हानि नहीं हो रही है। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है ना। और जबकि प्रोटो कॉपरेशन में क्या होता है, इनमें दोनों जीवों को लाभ होता है, लेकिन वो एक दूसरे के बिना जीवित रह सकते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, जीवित रह सकते हैं, ये ऑब्लिगेट नहीं है एक्चुअल में, है ना। बोल रहे नॉट ऑब्लिगेट, अगर मान लो कभी अलग हो भी जाते हैं तो भी वो रह लेंगे। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, लाइकेंस जैसा उदाहरण। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास
ऐसे जीव जो झील की तली में रहते हैं या तलछट में निवास करते हैं, ये मैंने आपको बताया ही था, बेंथोस बोलते हैं, है ना, बेंथोस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारी भरकम है। कॉपे के नियम के अनुसार क्या है निम्न में से? कॉपे का नियम अगर आपने पढ़ा है तो ये किससे संबंधित है? कॉपे का नियम सीधा सीधा ये जो फर्स्ट नियम दिया है, प्राणियों के वंशक्रम भूविज्ञानिक समय स्केल के आकार में बड़े हो जाते हैं, यही नियम है पूरा, ये आप पढ़ लो। यानी इस नियम को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इस नियम के अनुसार क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम के साथ जीवों के वंश का जो शारीरिक आकार है बढ़ता जाता है, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अपना आंसर भी यही हो जाता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये रनवे हाइपोथेसिस भी पूछी जाती, हो सकता है इस बार अपने सेट में भी पूछ ले, है ना। पहले रेड क्वीन हाइपोथेसिस आई थी, है ना, तो अब की बार रनवे हाइपोथेसिस पूछ ले, कह नहीं सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड है। देखो रनवे यहाँ पर दिया है मादा तथा मात्र लाभ के अभाव में, ऐसा दिया है इन्होंने। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी है ये, है ना, जो आर ए फिशर ने दी थी, आप बस इतना समझ लें, आर ए फिशर द्वारा दी गई थी, और ये सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी है ना। नेक्स्ट है अपने पास एक और क्वेश्चन है, सेक्स क्रोमोसोम्स के उद्विकास की सिद्धांत के अनुसार 19 जोड़ी जीन पूछ रहा है। लिंग गुणसूत्र के उद्विकास के सिद्धांत के अनुसार 19 जोड़ी जीन क्या होते हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो यहाँ एक्स गुणसूत्र की छोटी भुजा के सिरे पर केंद्रित रहते हैं, जीन की बात कर रहा है ना, और वाई गुणसूत्र पर बिखरे रहते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। ये पूरा सेंटेंस याद करने वाला है, तो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है, इको लोकेशन प्रदर्शित करता है। बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल हुए हैं, इतना अपने वाले में नहीं थे। इको लोकेशन इज एग्जिबिटेड बाय, किससे रिलेटेड है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैन का संबंध नहीं है, प्राकृतिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपन। चमगादड़ के केस में रात रात में उड़ने और शिकार करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसको इको लोकोमोशन लोकेशन कहते हैं। इको लोकेशन, है ना, इको से रिलेटेड है। उल्लुओं का ये तो ये सुनने और देखने की तीव्र शक्ति का उपयोग करते हैं, है ना, ना कि इको का, बाकी की चीजें, है ना। ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रम में बहुमूल्य जानकारी निम्न में से कौन सी विधि द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है? एनएमआर स्पेक्ट्रम में तो देखो संकेतों की संख्या, यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्नल प्रोटॉन के प्रकार बताता है, ये भी है ना। संकेतों की स्थिति भी जान सकते हैं, है ना, पोजीशन, केमिकल शिफ्ट बताता है, और स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, मतलब ये सारी चीजें हैं। पर यहाँ पर अवशोषण से रिलेटेड कोई चीज नहीं है ना। एनएमआर में जो इनकी इंफॉर्मेशन रहती है मुख्य रूप से संख्या, स्थिति और विभाजन से मिलती है। केवल एब्जॉर्वेशन से विशेष संरचनात्मक जानकारी नहीं जुटाई जा सकती है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपना राइट आंसर भी यही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन के लिए प्रयोग में ली जाने वाली बिंदु फ्रेम, या इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट फ्रेम विधि सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, है ना, पॉइंट फ्रेम। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, एक वैज्ञानिक लेवी एवं मेडन, लेवी और मेडन, इन्होंने क्या किया था 1933 में, है ना, 1933 में चरगाहों की जो वनस्पति के विश्लेषण के लिए इस विधि का विवरण दिया था, पॉइंट फ्रेम, है ना। और कॉटम एवं कर्टिस, इन्होंने क्या किया था, पॉइंट सेंटर्ड क्वार्टर मेथड दी थी, है ना, पॉइंट सेंटर्ड क्वार्टर मेथड दी थी, तो आप याद रखेंगे। अगर हम हैंसन चर्चिल की बात करते हैं, इनका कार्य कम्युनिटी इकोलॉजी में है, इस विधि पर नहीं, है ना, कम्युनिटी इकोलॉजी में है, ना कि पॉइंट मेथड में। ओडम का तो अपन जानते ही है,
इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट है मॉर्डेंट व रसायन है जिसका उपयोग किया जाता है ना। मॉर्डेंट रसायन का उपयोग कहाँ किया जाता है आपको बताना है। तो देखो इन्होंने कहा कैंसर के इलाज के लिए, देखो कैंसर के इलाज में हम जनरली कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हार्ट बीट, हार्ट बीट इसके लिए अलग कोई दवाओं का इस्तेमाल, हार्ट बीट मतलब बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, इसका तो ऐसा अपन ने कहीं सुना नहीं है ना। और ऊतकों को बेहतर परिरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए भी नहीं है, उसके लिए तो अपन फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बचा अपने पास एक, इनको स्टैन करने के लिए मॉर्डेंट का उपयोग करते हैं। मॉर्डेंट क्या होते हैं, जैसे आयोडीन होते हैं, डाई को टिश्यू के साथ मजबूती से जोड़ने में और स्टैन करते हैं ना, ये काम करते हैं ये। नेक्स्ट एक ग्राफ दिया है ये, देखो इसके दो आंसर आए हैं, मैं आपको बताऊं। यहाँ जो राजस्थान ने दिया है इसका आंसर दिया है रेखी से संबंध पर, यहाँ पर आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन भी दिया है जो आईएफएस वालों ने दिया है। और बहुत सारी जगह जहाँ पर भी आंसर मिला है मेरे को ये वाला मिला है, तो आप इस आंसर को देख लेना, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि पता नहीं कौन सा सही है, क्योंकि उन्होंने ये माना है। लेकिन अगर अपन इसमें देखेंगे तो ये पॉजिटिव चीजें होती जाती हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव लाइनियर तो ऐसे भी हो जाता है, ऐसे इन्होंने माना है लीनियर। नेक्स्ट है स्टाइलन्स ट्राइएंगल का प्रयोग किसके अध्ययन हेतु किया जाता है ना। तो 49 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक्चुअल में एब्जॉर्वेंट एक्टिविटी के लिए इसका उपयोग करते हैं। और एब्जॉर्वेंट एक्टिविटी क्या, नहीं सॉरी, एक मिनट, आंसर एब्जॉर्वेशन नहीं, एडजॉर्बेशन, अधिशोषित, अधिशोषक के रूप में करते हैं। और विशेषकर टीएलसी क्रोमेटोग्राफी में, सॉरी क्रोमेटोग्राफी में, और वो भी टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, सॉरी, है ना। अवशोषण नहीं, अधिशोषण, एडजॉर्बेंट एक्टिविटी में, है ना। मूवमेंट एक्टिविटी में, इन सब में इसका कोई वो नहीं। लास्ट LAUE, चित्र मतलब एक फोटोग्राफ इज वन मेथड यूज इन एक्सरे, बोल रहा है LAU चित्र एक विधि है, एक मेथड है एक्सरे में, वो कौन सी मेथड है। तो मैं बता देता हूँ, ये एक डिफ्रैक्शन मेथड है ना। जिसको लाउ विधि का क्रिस्टल जो उपयोग क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न उपयोग करने के लिए किया जाता है एक्चुअल में, है ना। ये कोई मेथड नहीं है इससे रिलेटेड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो अपना आंसर हो जाता है लाउ के लिए हम किसका, डिफ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और 1 मिनट,